Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to Law at Slate. I am Rais Saad Ali, and today students, I want you to walk through a scenario with me. Just imagine that you are playing cricket at your friend's place, and in the first scenario आप बॉल को हिट करते हैं और वो सीधा जाके उसके शीशे को तोड़ देता है. अब इस इंस्टेंस में या नहीं तो वो पुलिस को बुला सकता है अगर आपने इंटेंशनली कमिट किया हो ये चीज़, क्रिमिनल डैमेज आपने उसकी शीशे का इंटेंशनली किया हो एंड विद थ्रू अ मोटिव ऑब्वियसली. अगर वो पुलिस को नहीं बुलाता, इन अदर केस वो आपसे कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज विंडो फिर भी मांग सकता है. इन दो सिनेरियोज में हमने डिफरेंस जाना है कि एक टाइम पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एक टाइम पे आप पे चार्जेस लगाए जाएंगे, आपको अरेस्ट किया जाएगा, और दूसरे सिनेरियो में आपसे कॉम्पनसेशन मांगी जाएगी. एंड बी वेरी माइंडफुल, अगर आपको अरेस्ट भी किया जाता है, कॉम्पनसेशन आप पे फिर भी कभी किसी न किसी सिनेरियो में लग सकती है. So in short students, today we are going to differentiate between a criminal case and a civil case, or a criminal justice system and a civil justice system. पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रिमिनल केस में यूजुअली ट्रायल चलता है, डिफेंडेंट को पुलिस कोर्ट में पेश करती है मैजिस्ट्रेट के सामने, एक जज के सामने, और वहाँ पे उसके ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है. वे एज इन अ सिविल केस आप कोर्ट में अपेयर होते हैं, यू आर अ डिफेंडेंट एंड आपके अगेंस्ट एप्लीकेंट एक केस लेके आता है फॉर कॉम्पनसेशन, फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फॉर नेग्लिजेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब चीज़ें हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम टॉट के बारे में पढ़ेंगे फॉर योर पेपर 3 ऑफ A लेवल्स लॉ. बट फिल वक्त हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन जानना सबके बारे में ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्क्रीन पे ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है इट्स वेरी विजिबल. सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में जो पहला डिफरेंस हम जिस पॉइंट पे जानने वाले हैं, दैट इज बिटवीन द नेचर ऑफ रॉन्ग्स. क्रिमिनल लॉ में होता है पब्लिक रॉन्ग एंड सिविल लॉ में होता है प्राइवेट रॉन्ग. आप जब किसी एक पर्सन के अगेंस्ट आप कोई उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट करते हैं या आप नेग्लिजेंस कमिट करते हैं, you are inflicting a wrong to that one particular person. Whereas in criminal law, जब आप wrong कोई commit करते हैं, you go directly against the state. आप में से कोई भी अगर law से वाकिफ़ होगा तो वो कोई UK के criminal cases के बारे में जानेगा. सो उनको लिखा जाता है R versus XYZ. XYZ डिफेंडेंट का नेम होता है. R stands for Regina. Regina is the title given to the crown. क्वीन नहीं कहते, किंग नहीं कहते, Regina कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इट्स यूजली पीपल्स वर्सेस XYZ. पाकिस्तान में इट इज द स्टेट वर्सेस XYZ. सो सारी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं और आपके अगेंस्ट केस एक प्रोसीड किया जाता है, द स्टेट एंड द पीपल आर गोइंग अगेंस्ट यू, क्योंकि आपने सिर्फ एक बंदे के अगेंस्ट रॉन्ग नहीं कमिट किया, आपने सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट किया. वेयर एज इन सिविल जस्टिस सिस्टम आप एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी कंपनी या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट आप एक कोई रॉन्ग कमिट करते हैं एंड वो कोर्ट में आपको लेके जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू. सो वी डिस्कस द नेचर ऑफ रॉन्ग्स. आई होप कि ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा. सेकेंड इज द पर्पस. सिविल लॉ में है टू अपहोल्ड राइट्स एंड compensate the aggrieved party. It's very simple. All of you carry a particular right. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पाकिस्तान में हैं, सो आर्टिकल 8 to 28 आपको एक स्पेसिफिक आपको राइट्स आपकी गारंटी आपको करता है. वो राइट कोई और आप पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड दी हुई है. सेम गोज इन UK. आपके राइट हैं, वहाँ पे आपके राइट्स की ज़्यादा प्रोटेक्शन है एज कम्पेयर टू दोज इन पाकिस्तान एंड इन US एज वेल. एक अदर पर्सन आके अगर आपके कोई भी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू अ फेयर ट्रायल, कोई भी आपका राइट आपका इन्फ्रिंज करता है, यू टेक देम टू द कोर्ट. एंड जाहिर सी बात है, इट्स अ क्लियर प्रिजम्पशन कि आपके कोई एक राइट की अगर इन्फ्रिंजमेंट हुई है, आपको कहीं ना कहीं कोई लॉस भी आपने सफ़र किया एंड उस लॉस की कॉम्पनसेशन
लेट इट बी मॉनिटरीली, लेट इट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप उससे चाह रहे हो, कोई स्पेसिफिक काम आप उससे करवाना चाह रहे हो, उसके एवज जो कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, यू टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट. Whereas in criminal law, to maintain law and order and protect the society and punish the offender. यहाँ पे भी आपकी राइट्स की बात आती है, बट एट अ लार्जर स्केल. स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बताया है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपने अपने राइट्स खुद गिव अप किए हैं, अपनी राइट्स की प्रोटेक्शन स्टेट को दी है. द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. कोई एक पर्सन आके किसी दूसरे पर्सन की लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, he is not going against the victim, he is going against the state. So state का prime काम in a democratic society is to maintain law and order, to protect the society and to punish the offender जिसने crime commit किया हुआ है. And एक presumption of innocence कहा जाता है, which must be kept in mind, कि एक person is said to be called innocent until proven guilty. पाकिस्तान में जहाँ पे लॉ की उस तरह से प्रैग्मेटिक अपहोल्डिंग नहीं होती, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट्स मोर लाइक गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज, जबकि इसको होना ये चाहिए कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज. आप पे कोई चार्ज लगता है, पुलिस अरेस्ट यू, आप कोर्ट में जाते हैं, यू आर इनोसेंट इन द आइज ऑफ लॉ अंटिल प्रूवन अदरवाइज. किसका काम है ये प्रूव करना? प्रोसिक्यूशन का. प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि आप गिल्टी हैं फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस विच यू आर बीइंग चार्ज्ड विद. एंड ब्लैकस्टोन थ्योरी इस चीज़ को बैकअप करती है. ब्लैकस्टोन एक बहुत मशहूर यूके के जज थे, ज्यूरिस्ट थे, कानूनदान थे. उन्होंने फरमाया था कि लेट 1000 गिल्टी पीपल गो फ्री देन दैट वन इनोसेंट पर्सन सफ़र बाय द हैंड्स ऑफ लॉ. दैट मीन्स के 1000 गुनहगारों, 1000 ऑफेंडर्स को, 1000 क्रिमिनल्स को आप फ्रीली घूमने दो इस सोसाइटी में, उन पे ना ट्रायल करो, बजाय इसके कि आप किसी एक मासूम को कानून के हाथों सजा दो. सो हेंस व्हाई वी आर फर्म एडवोकेट्स ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज. फर्दरमोर, अगला जो डिफरेंस हम जानते हैं, दैट्स पर्सन स्टार्टिंग द केस. सिविल लॉ में होता है क्लेमेंट, एक पर्सन जिस दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्राइवेट राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, वो बंदा बनता है क्लेमेंट एंड टेक्स दैट ऑफेंडर, द एलिजेड ऑफेंडर, टू द कोर्ट, एंड वो उससे फिर आगे कॉम्पनसेशन मांगता है. एंड ओवर हियर स्टेट थ्रू पुलिस एंड CPS. CPS इज CPS, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस. यूके में CPS एक अदारा है विच इज़ कॉल्ड क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, विच बाय इट्स नेम सिग्निफाइज कि ये प्रोसिक्यूशन से डील करता है. इनकी पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, एंड जो भी एलिजेड ऑफेंडर होता है उसके अगेंस्ट ये केस को इनिशिएट करते हैं, उसको फाइनल मरहले तक लेके जाते हैं, आगे पता चलता है कि क्या वो पर्सन गिल्टी है या नहीं गिल्टी है. ये इसके बारे में आगे जब हम पुलिस पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, विल गो इन डेप्थ. सो द पर्सन इनिशिएटिंग इन केस इन क्रिमिनल लॉ इज police through Crown Prosecution Service, state through police and Crown Prosecution Service. Furthermore, standard of proof, ये एक बहुत ही pivotal and I must say a cardinal difference है between civil and criminal law. In civil law, it's balance of probabilities, and in criminal law, it's beyond reasonable doubt or beyond reasonable shadow of doubt, however you want to say it. Balance of probabilities like कि first कर लें, केस में आप यू आर द जज एंड यू सी द क्लेमेंट एंड द डिफेंडेंट, उनके दोनों के काउंसल्स आपके सामने अपना अपना केस प्लीड करते हैं. जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लाई करती हैं, जिसकी तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा फेवर करती हैं, जिसकी तरफ एविडेंस हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को ब्रिंग अप कर लें जो कि एक पार्टी को ज़्यादा फेवर करते हैं, वहाँ पे केस का फाइनल आउटकम लाई करेगा. जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस को ले आता है उतना ही स्ट्रॉन्ग लाई करेगा. वे एज इन क्रिमिनल लॉ इट्स कॉल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जूरी मेंबर्स कुछ स्टेट्स में 9 होते हैं, कुछ स्टेट्स में 11 होते हैं. 9 के 9 या 11 के 11 को मानना पड़ता है कि अ पर्सन हु इज़ बीइंग ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस इज गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. इनमें से कोई एक भी अगर कह देता है आई बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, तो उस पर वो ऑफेंस का चार्ज नहीं आता. एंड
इसमें आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि फिर तो ज्यूरी कुड बी इम्पार्शल, उनमें कुछ बायस आ सकता है। ज्यूरी के मैटर्स को कैसे डील करती है वहाँ का जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह इन डेप्थ पढ़ेंगे एंड तब आपको आपके सवालात का आपको जवाब मिलेगा। आई होप कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि सिविल लॉ का थ्रेशोल्ड है एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो कि क्रिमिनल लॉ का थ्रेशोल्ड है, आपके ज़हन में ये बातें बहुत आसानी से समा गई। आई डोंट नो हाउ मच मोर आई कैन सिंप्लीफाई दिस। इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग जब क्रिमिनल लॉ और उनकी केसेस को हम लोग पढ़ेंगे, you further understand what beyond reasonable doubt means and balance of probabilities के बारे में अगर कोई pragmatic कोई scenario अगर आपको मैं बता सकूंगा, I'll let you know. Furthermore, decision making power दोनों केसेस में किसके पास होती है? Usually किसके पास होती है guys? Emphasize on the word usually. सिविल लॉ के अंदर होती है जज के पास, प्योरली जज के पास। एक जज को क्या लगता है कि भाई इस पूरे सिनेरियो में एक पार्टी ने ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखा दी है, बरक्स के दूसरी पार्टी ने थोड़ा सा वीक एविडेंस दिखाया, वो अपने पावर, अपनी जुडिशल रोब के पावर के अंदर वो आके उसकी तरफ फैसला कर सकता है। ऑल्दो बी वेरी माइंडफुल कि बहुत से ट्रायल्स के अंदर जूरी भी होती है, सिविल ट्रायल्स के अंदर भी। वे एज इन क्रिमिनल लॉ डिसीजन मेकिंग पावर इज वेस्टेड टू जूरी। जूरी के मेंबर्स होते हैं जज। आपने इंक्विजिटोरियल एंड एडवर्सेरियल ट्रेड के बारे में आपने मेरा पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ जाके आप लोग उसको देखें ताकि आपको इस लेक्चर की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। जज का काम होता है टू एक्ट एज एन एम्पायर, नॉट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी। उसका काम होता है टू डील विद कि क्या एविडेंस सारे के सारे प्लीडिंग्स टाइम पे हो रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली, किसी के ऑब्जेक्शन को रॉन्गफुली तो नहीं ओवर रूल किया जा रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो जूरी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ऑल्दो एट द एंड डिसीजन मेकिंग पावर जज के पास ही होती है कि वो क्या फैसला करे, बट यूजली एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द जजेस कि जो जूरी का फैसला है उसको फेवर करे। एंड जूरी के मेंबर्स वहाँ पे क्यों बिठाए जाते हैं? जूरी के मेंबर्स जिस बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया होता है एंड जो विक्टिम होता है उसके इलाके के रैंडम पीपल, गुड सिविलियंस को जूरी मेंबर बनाया जाता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, व्हेन यू कमिट अ क्रिमिनल रॉन्ग, an offense which is penalized, you go against the people, you go against the state. So आप पे डिसाइड भी कौन करेगा, आपके फेट को कौन लिखेगा? स्टेट एंड पीपल लिखेंगे। हैंस फोर्थ क्रिमिनल लॉ में जूरी का बहुत एक हाई एंड पिमिटल रोल होता है। फर्दर मोर डिसीजन होता क्या है दोनों केसेस में? एज आई टोल्ड यू कि आप सिविल लॉ के अंदर आप जाते हैं कॉम्पनसेशन मांगने के लिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप जाते हैं एक बंदे को गिल्टी ठहराने के लिए, एक बंदे को बताने के लिए इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। हैंस फोर्थ इस ऑफेंस में जो रेलिवेंट सज़ा लिखी गई है, वेदर इट बी इम्प्रिजनमेंट और फाइन, वो इस पर्सन पे लगाई जाए। सो सिविल लॉ के अंदर होता है लायबल और नॉट लायबल, लायबल टू पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी और नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केस एंड द जज एज वेल। फर्दर मोर क्रिमिनल लॉ में होता है गिल्टी और नॉट गिल्टी। बड़ा आपने ये मूवीज़ में भी देखा होगा कि पर्टिकुलर पर्सन इज गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, इज बीइंग चार्ज विद एक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्स पीरियड ऑफ टाइम टू बी सर्व्ड इन जेल। सो गिल्टी एंड नॉट गिल्टी, whereas in civil law it's liable to pay and not liable to pay. मेजर ऑफ ऑफेंस क्या है? ये दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलर है बट बीच में बिल्कुल छोटा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। मोटिव दोनों में होता है। सिविल लॉ में मोटिव देखा जाता है कि एक पर्सन ने जो काम कमिट की है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, नेग्लिजेंस की है, उसके पीछे क्या उसका मोटिव था कि नहीं था। एंड जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, आई विल टीच यू गाइस, मोटिव इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन। इंटेंशन इज द मेंटल एलिमेंट बिहाइंड एनी ऑफेंस, मोटिव इज द पर्पस ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस। ये इस वक्त समझ लें, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्रक्स ऑफ इट, विल गो इन डेप्थ इन इट। इंटेंशन दोनों में देखी जाती है। फर्दर मोर मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रीच देखा जाता है सिविल लॉ में, whereas in criminal law it's magnitude of offense. Magnitude of breach means magnitude of breach of duty. आप अपने साथ बैठे किसी भी और रैंडम पर्सन को you owe him a breach, you owe him a duty to respect his constitutional rights, to respect his fundamental rights. आप जब वो ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, you are liable to pay compensation in the court of law. Whereas in criminal law इट्स सीन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस। आपने जो ऑफेंस कमिट किया है उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है। किसी को महज कंधे से टच करने से आप उस पर असॉल्ट या बैटरी कमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
एक पर्टिकुलर उसका मैग्नीट्यूड है, जो कि एक थ्रेश होल्ड है जो कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर इट टू बिकम इन ऑर्डर फॉर योर एक्शंस टू बिकम एन ऑफेंस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दरमोर कैरेक्टर ऑफ डिफेंडेंट एंड कैरेक्टर ऑफ डिफेंडेंट दोनों में कॉमन है. डिफेंडेंट का क्या कैरेक्टर है, ये एक तरह से ज़्यादा सब्सटैंशियल रोल नहीं प्ले करता मोस्ट सिचुएशंस में, मगर ऑन द अदर हैंड कुछ सिचुएशंस में ये बहुत सब्सटैंशियल रोल प्ले कर सकता है. आप अगर कोई लीगल मूवी देखते हैं विच आई रिकमेंड यू गाइस टू वॉच, नॉट सूट्स ऑन नेटफ्लिक्स बिकॉज वो इतना लीगल नहीं है, इट्स मोर फिक्शनल. आप कोई भी इस तरह की मूवी देखते हैं यूड सी कि उसका जब क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है तो द डिफेंडेंट सेज के द डिफेंस अटर्नी सेज के द डिफेंडेंट इज डैश मैन ऑफ वेरी रेप्यूटेबल कैरेक्टर एंड अ रिस्पेक्टेबल मैन ऑफ द सोसाइटी. ये सब कहा जाता है क्यों, जस्ट टू शो कि एक बंदा जो कि ऑलरेडी इतना रिस्पेक्टेबल है, इतना अच्छा, इतना वेल रेप्यूटेड मैन है ऑफ द सोसाइटी, वो इस तरह का हीनियस ऑफेंस कमिट कर ही नहीं सकता माय लॉर्ड. सो कैरेक्टर ऑफ डिफेंडेंट बहुत कार्डिनल रोल भी प्ले करता है, या कभी कभार नॉट सो वेरी सब्सटैंशियल थिंग भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है. रेमेडीज एक की सिविल है, एक की क्रिमिनल है. सिविल रेमेडीज होती हैं विच डील्स विद मोस्टली फिजिकल एलिमेंट्स, पैसे पे करने होते हैं ज़्यादातर, या फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, इंजंक्शन हो सकती है, जो कि आगे फ्यूचर में इफ़ यू ऑप्ट फॉर स्टडिंग LLB आप पढ़ेंगे इनके बारे में. वेयरएज इन क्रिमिनल लॉ द रेमेडीज आर क्रिमिनल. इसमें मोस्टली फाइन्स होते हैं एंड इम्प्रिजमेंट होती है. एंड आपकी एक दफ़ा इम्प्रिजमेंट हो भी जाए, आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर शो होता है कि यू हैव बिन अ क्रिमिनल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. अगर कोई ज़्यादा हेनस ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल रेप हो गया, चाइल्ड को मोलेस्ट करना, ये इस तरह की कोई ऑफेंस होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बी शोन ऑन अ पर्टिकुलर ऑफेंडेंस क्रिमिनल रिकॉर्ड, ताकि सोसाइटी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन. उसको कोई जॉब दे, उसके साथ कोई फ्यूचर में कोई रिश्ता फॉर्मुलेट करना चाह रहा हो, दे शुड बी अवेयर कि ये बंदा किस कैरेक्टर का है. सो कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू लॉ. एंड येस, जस्टिस इज ब्लाइंड बट दोज हु आर जजिंग आर नॉट. आई होप आपको एक क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेसिक्स, द फाउंडेशन ऑफ योर कोर्स. अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड ऑल्सो पेपर 3 एंड पेपर 4 के बीच में आपको डिफरेंस नहीं समझ आ सकेगा. पेपर 3 इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू टॉर्ट लॉ विच इज़ सिविल लॉ बेसिकली. लेकिन अगर आपको क्रिमिनल लॉ, जो कि आपके पेपर 2 से बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है, पेपर 2 है ही क्रिमिनल लॉ पे, आपको अगर वो समझना है गौर से, और बीच में आपने डिफरेंस करना चाहिए कि कहाँ पे क्रिमिनल लॉ ट्रिगर होता है आपके एक्शन से और कहाँ आपके एक्शन से सिविल लॉ ट्रिगर होता है, तो आपको ये लेक्चर गौर से आपको इसको रिवाइंड करके दोबारा बेशक देखना पड़े. आप लोग प्लीज़ देखें एंड बी वेरी माइंडफुल कि एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं समझ आया, आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.